नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं बंबई के अंदर हुई एक क्रूरतम घटना की। बंबई के पास ठाणे जिले और ठाणे जिले के पास मीरा रोड पर एक सोसाइटी में किराए के फ्लैट पर मनोज और उसके साथ सरस्वती नाम की महिला रहती थी। कहते हैं कि मनोज और सरस्वती दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। मनोज की उम्र 56 साल थी, सरस्वती वेद उम्र थी 36 साल। सरस्वती और 3 बहनें थी। सरस्वती की मदर यानी मम्मी की डेथ होने के बाद उसके पापा ने उनको छोड़ दिया। सरस्वती का बचपन अनाथालय में बीता, वहीं उसने पढ़ाई की। मनोज भी अनाथ था। मनोज एक किराने की दुकान पे काम करता था। 2014 में दोनों की दोस्ती हुई और 2017 से दोनों एक साथ रह रहे थे। और जहां वर्तमान में मनोज और सरस्वती जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो पिछले 3 साल से रहते थे। कहानी के किरदार को आगे बढ़ाने से पहले मनोज घर से कमाने के लिए किराने की दुकान पे जाता, लेकिन सरस्वती पूरे दिन घर के अंदर रहती थी, और लगातार 3 साल तक। यहां यह बात जानना भी लाजमी है कि आज मनोज के पड़ोसी कह रहे हैं कि हमने कभी भी इन दोनों से पिछले 3 साल में बात नहीं की। यानी कि मनोज और सरस्वती पिछले 3 साल में किसी से भी बात नहीं करते थे। आमतौर पे शहरी जीवन में आजकल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि एक फ्लोर पे 3-4 फ्लैट, और वो भी आपस में दिन में आना जाना, एक दूसरे से मिलना भी होता है, लेकिन हाय हेलो भी नहीं होती। उनके पड़ोसी कहते थे कि किसी भी बार त्योहार पर भी वो मिलने नहीं आते थे। उनके पड़ोसी आगे ये भी बताते हैं कि अगर उन किसी फंक्शन में हम उनको इनवाइट भी करते हैं तो वो नहीं आते, यानी रिजर्व नेचर के थे, अंदर ही अंदर रहते थे। उनका कैसा रिश्ता था इसकी कहानी बाद में, लेकिन पहले क्या है कि पुलिस को 2-3 दिन पहले, यानी कि 7 जून को फ्लैट में बदबू आने की शिकायत पर पुलिस को उसके अंदर एक शव मिलता है, और शव होता है सरस्वती, जो महिला मनोज के साथ रहती है उसका। और सरस्वती का शव किस हालत में था यह हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पुलिस मनोज को पकड़ लेती है और मनोज का आगे बयान भी ले लेती है। कहानी थोड़ी और धीरे धीरे किरदारों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मनोज को पकड़ने के बाद मनोज का बयान आता है कि सरस्वती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, और मुझे डर लगा कि कहीं इस आत्महत्या के जुर्म में पुलिस मुझे नहीं पकड़ ले, इसलिए मैंने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। यहां यह बात भी जानना लाजमी है कि उस फ्लैट में जब पुलिस अंदर घुसी तो पेड़ काटने वाली मशीन मिली, काली थैलियां मिली, और एक कटर मशीन छोटी और आती है वो भी मिली। और उस सरस्वती नाम की महिला का ऊपरी हिस्सा तो लगभग गायब था, थोड़ा बहुत नीचे के पैरों वाला हिस्सा मिला पुलिस को। पता कैसे चला पुलिस को? 3 जून को मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी, जबकि मनोज को कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद रोजाना मनोज अपने काम पे जाता था, लेकिन उसने ये चीजें मशीन खरीदकर घर लेके आया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। पुलिस तो यहां भी कहती है कि वहां पे कुकर मिला, कुकर में भी कुछ उबले हुए मांस के अंग पाए गए। 2-3 बाल्टियां मिली, उसमें भी कुछ अंग पाए गए। और पड़ोसी कहते हैं कि कुछ दिनों से मनोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे कुत्तों को कुछ खिलाता था। लोग कहते हैं कि मनोज और सरस्वती रोज पहले मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, लेकिन 3-4 दिन से मनोज अकेला जा रहा है और वो कुछ कुत्तों को खिला रहा है। वो कहीं ना कहीं उबला हुआ मांस कह दो आप, या सरस्वती के शरीर के टुकड़े हो सकते हैं। जब 2-3 दिन में मनोज पूरी बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाया तो बॉडी ने बदबू आनी शुरू हुई, और वो बदबू चारों तरफ फैली। पड़ोसियों ने जब बदबू ज्यादा फैली तो आपस में विचार किया कि कहीं हमारे घर में कोई चूहा तो नहीं मर गया, लेकिन सबने अपना अपना घर चेक किया। और यहां एक बात गौरतलब है कि जब पड़ोसी अपने गेट खोलते हैं तो बदबू आती है, लेकिन जब अपनी चाल को मनोज के गेट के पास ले जाते हैं तो बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मनोज के फ्लैट में कोई चूहा मर गया होगा। यहां एक बात और जान लेनी चाहिए कि तब तक पड़ोसी इस व्यक्ति का, जिसका नाम मनोज है, उसका नाम तक नहीं जानते थे। वो तो यहां तक कहते हैं कि हमने अभी उनका चेहरा भी कभी ढंग से नहीं देखा होगा। एक बार पड़ोस का युवा 1 दिन पहले 2 दिन पहले उनका गेट खटखटाता है, लेकिन मनोज काफी लंबे समय से तक गेट नहीं खोलता है और वो युवक का टीवी चैनलों के माध्यम से बयान आता है कि मुझे अंदर सर यानी परफ्यूम छिड़कने की एक आवाज आती है। युवक कहता है कि मेरा शक गहरा जाता है कि कुछ न कुछ इसी फ्लैट के अंदर गड़बड़ है, और मैं नीचे जाके जब सेक्रेटरी को बोलता हूं कि ऊपर इस फ्लैट में जिसमें ये युवक रहता है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे बदबू आ रही है, तभी तथाकथित नाम मनोज नामक वो युवक तो क्या 56 साल का है, अपने फ्लैट से नीचे उतरकर जा रहा होता है। नीचे ही मैं खड़ा होता हूं और वो युवक उससे बोलता है, उस मनोज से बोलता है कि हमारे अपने फ्लोर पर कुछ बदबू आ रही है, चूंकि मैं आपका पड़ोसी हूं तो मेरे फ्लैट में भी बदबू फैल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके फ्लैट में कोई चूहा मर गया होगा, आप चेक कर लो। मनोज बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीवरेज की नीचे कोई समस्या होगी, वहां से आ रही होगी। युवक मनोज को दोबारा बोलता है कि अपन चल के देख लेते हैं, आपके फ्लैट में कहीं कोई ऊपर नीचे बाएं दाएं कोई चूहा मर गया हो तो हटा देते हैं, तो बदबू दूर हो जाती है। मनोज बोलता है नहीं मैं काम में लेट हो रहा हूं, और वहां से चला जाता है। युवक का शक और गहरा जाता है। युवक के साथ सेक्रेटरी और जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस को पूरा बदबू जब पता चलता है पूरा, तो पुलिस का शक गहरा जाता है कि इस फ्लैट के अंदर कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। और जब गेट तोड़ते हैं, खोलते हैं, तो अंदर बहुत ज्यादा बदबू आती है। बदबू देखते ही या उसका एहसास होते ही पुलिस पहले कह देती है कि इसके अंदर कोई ना कोई मृत शरीर है। पुलिस अंदर जाके पूरी चीज देख लेती है, वीडियो बना लेती है, सब कुछ कर लेती है, और उसके बाद उस गेट को वैसे बंद कर दिया जाता है। रात को मनोज वापस लौटता है, तब तक पुलिस सब कुछ सामान्य गतिविधियां रखती है। मनोज को पता नहीं चलता है कि हाँ पुलिस आ चुकी है, और जब वो अपने फ्लैट में जाने का प्रयास करता है तो पुलिस को पकड़ लेती है, धर दबोच लेती है। और जब मनोज को गिरफ्तार करते हैं, पूरी कहानी सामने आती है कि मनोज इस सरस्वती नाम की महिला के साथ इसी फ्लैट में लिव इन रिलेशन में 3-4 साल से रह रहा था। मनोज का कहना है कि मैं इसको अपनी बेटी मानता हूं, मैंने इसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं हुआ, लेकिन सरस्वती की 3 बहनें सामने आती है और पुलिस को बयान देती है कि दोनों ने 3 साल पहले किसी मंदिर में शादी की थी। इन्होंने अपने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन दोनों ने मंदिर में शादी की थी और सरस्वती इसके साथ रहती थी। मनोज का बयान अलग है, उसकी बहनों का बयान अलग है, लेकिन मनोज जिस किराने की दुकान पे काम करता था, वहां पता चलने पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो नौकरी भी उसकी 4-5 दिन पहले छूट गई थी, वो दुकान बंद हो चुकी थी। यहां एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि मनोज भी अनाथ था, लेकिन उसके हिस्से में जो जमीन आई, उस जमीन पे फ्लैट बने, और उस फ्लैट में एक फ्लैट मनोज को भी मिला हुआ था, और उस फ्लैट का किराया मनोज को आता था जो लगभग 40,000 रुपए के आसपास था। यानी कि खुद का एक फ्लैट था जिसका 40,000 रुपए महीना किराया मनोज को मिलता था, और मनोज खुद किराए के फ्लैट में सरस्वती के साथ रहता था। मनोज ने हत्या करने के बाद इन 4-5 दिनों में बदबू नहीं आई, इसके लिए बहुत सारे परफ्यूम यूज किए। यूकेलिप्टिक्स का तेल वहां पुलिस को मिला, उसका भी यूज किया था कि कहीं ये बदबू बाहर नहीं फैले, लोगों को पता नहीं चले। लेकिन कहानी का अंत पुलिस के पास जाके ही होता है। मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। 16 जून तक पुलिस ने कोर्ट ने मनोज को रिमांड पे पुलिस के पास भेज दिया। ऐसी क्रूरतम घटना जिसके सुनने से अपनी रूह तक कांप जाए, उस क्रूरतम घटना को मनोज ने अंजाम दिया। बहुत सारे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे लोग किसी बीमारी का शिकार होते हैं, और वो जब किसी को चाहते हैं तो उसको अप्रिय घटना होने पर उसकी शरीर के साथ ऐसी क्रूरतम घटना करते हैं, उसका वो आनंद लेने का प्रयास करते हैं। पुलिस के बयान अभी आया नहीं, लेकिन जो मनोज बता रहा है उसमें यह है कि मनोज को शक था कि सरस्वती मेरे जाने के बाद किसी और के साथ भी रिलेशन में है और उससे बात करती है। सामान्यतः इतनी सी बात शक होने पर मर्डर कर देना और उसके बाद उस शरीर के लगभग 20 छोटे छोटे टुकड़े कर देना, शरीर का एक हिस्सा उबाल कर कुत्तों को खिला देना, यह क्रूरतम से क्रूरतम घटना मानी जाती है। इससे पहले भी आफ्ताब नामक एक युवक ने श्रद्धा नामक लड़की के टुकड़े कर करके पूरे शरीर को काटकर जंगल में फेंका था। ऐसी जब अनेक घटनाएं मार्केट में हो रही है, इंसानियत खत्म हो गई। ये
एक और अपनी मिसाल है। जब मनोज और सरस्वती 3 साल से एक फ्लैट में रह रहे हैं, अगल बगल के और 2-3 फ्लैट है, वो बार त्योहार को भी नमस्कार नहीं करते, आते जाते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है, सोसाइटी में कोई भी मनोज और सरस्वती किसी से भी बात नहीं करते, तो शक तो वहीं गहरा जाना चाहिए था। एक गांव, एक शहर में आपस में लोग रहते हैं तो मिलजुल के रहकर मानव जीवन का परिचय देते हैं, लेकिन यहां कुछ और ही है। 3 साल तक अपने पड़ोसियों का नाम पता नहीं होना, एक उनकी शक्ल भी ढंग से नहीं जानना, जीवन जा रहे हैं। हमारा एक प्रयास था कि आपको इस घटना के माध्यम से ये चीजें बताएं कि लिव इन रिलेशंस कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर ऐसी घटनाएं कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर अपने जीवन में लोगों के टच में रहना चाहिए किस लेवल तक। धन्यवाद, नमस्कार।